सबको तो पता ही था पहले। नहीं नहीं, शुरू है ना। चलिए चलिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्लास 8 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न यह आता है, पहला प्रश्न यह आता है कि तारीख क्यों महत्वपूर्ण होती है। जो डेट होते हैं ना, डेट होते हैं, वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में जानना है। तो पहले देखिए कि अतीत में चीजें किस तरह की थी। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। अतीत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो अतीत के समय में चीजें जो होती थी वो किस प्रकार की होती थी अतीत के समय में, ठीक है। और उनमें क्या बदलाव आए हैं, पहले की जो चीजें होती थी ना वो किस प्रकार की होती थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत की और वर्तमान की तुलना करते हैं, अतीत की और वर्तमान की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम समय का भी जिक्र करने लगते हैं कि पुराने समय ऐसा था, पुराने समय में ऐसा होता था, या पुराने समय में वैसा होता था ना। तो पुराने समय का भी क्या करते हैं हम लोग, जिक्र करते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले कोई चीज इस प्रकार की होती थी और वर्तमान में जो चीजें हैं वो इस प्रकार की है ना। तो आज से पहले की अगर हम बात करें, ज़्यादा नहीं 10 साल पहले अगर जाए, तो 10 साल पहले अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वायर वाला आता था ना, जिसमें वायर लगी कनेक्ट होती थी, बहुत बड़ा फ़ोन होता था, ठीक है। लेकिन जैसे अभी की बात करें ना, एक तरफ अतीत और दूसरा तरफ वर्तमान, तो अभी वर्तमान की बात करें तो वायर की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, जहाँ भी है सब कुछ वायरलेस है कि नहीं। ये जो माइक आप देख रहे हैं ना, ये भी वायरलेस है ना, इसको मशीन से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह की बात हम लोग करेंगे कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है। चलिए, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। याद रखिएगा इस बात को, रॉबर्ट क्लाइव, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसमें नक्शा तैयार था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो भारत के प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ क्या हो जाता है, खत्म। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, चलिए अगली बात आती है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। जो अवधि होती है ना, समय का अवधि होता है, समय का काल होता है ना, वो हम लोग कैसे तय करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। बात हो रही है किसकी, 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे ना, 1817 में कहाँ के, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे, जिनका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था, जेम्स मिल। उन्होंने 3 विशाल खंडों में, 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब होता है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने। ये एक अर्थशास्त्री थे और साथ में राजनीतिज्ञ भी थे, और ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू
मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा है। यहाँ देख लीजिए, जो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है, उसके 3 कालखंड हैं, और ये 3 कालखंड जो हैं, इसमें हिंदू के बारे में, मुस्लिम के बारे में और ब्रिटिश के बारे में, यह इन 3 कालखंडों में बांटा है। किस पुस्तक को? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, 3 खंडों में बांटा है इसको। और इसके लेखक कौन? जेम्स मिल। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और साथ में ये राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, चलिए समझते रहिए। कितने लोग आए हैं लाइव में? हाँ, हम्म, 30 लोग हैं। कमेंट वमेंट दिखाइएगा तब ना। हाँ चलिए, तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? बात यहाँ आती है कि इतिहास को हम लोग अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है। देखिए, इसकी भी एक क्या है? वजह है। हम क्यों अलग अलग कालखंडों में इतिहास को बांटते हैं, इसकी भी एक वजह है। वजह क्या है? हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है? मतलब एक काल से दूसरे काल के बीच जो बदलाव होता है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी बात होती है। देखिए, मिल की बात करते हैं तो मिल जो थे ना, मिल कौन थे? बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और साथ में राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने क्या लिखा? ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा। और इन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा था, जिसमें प्रथम खंड में हिंदू के बारे में, दूसरा खंड में मुस्लिम के बारे में और तीसरा खंड में ब्रिटिश के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, ये मिल जो स्कॉटलैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और साथ में राजनीतिज्ञ थे। 1817 की बात है। चलिए, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। यहाँ देखिए, मिल को क्या लगता था कि जितने भी एशियाई लोग हैं, एशियाई समाज है, वो अभी भी सभ्यता के मामले में किससे पीछे? यूरोप से पीछे, पश्चिमी देशों से पीछे, यूरोप से पीछे। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। देखिए यहाँ पर दूसरी बात यहाँ क्या हो रही है? मिल का ऐसा मानना है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम का तानाशाह राज चलता था, ऐसा माना जाता है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा किसका मानना है? मिल का मानना है। उन्होंने ऐसा माना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाह की तरह राज करते थे और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जाति पाति, जाति बंधनों, अंधविश्वासों का भी क्या था? बोलबाला था। ठीक है, चलिए। साथ ही देखिए, साथ ही मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। देखिए यहाँ कहा गया कि मिल, कौन सा मिल? स्कॉटलैंड वाले। ठीक है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ मिल ने
ऐसा भी सुझाव दिया कि अंग्रेजों को पूरे भारत के भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी के जीवन प्रदान किया जा सके। यहाँ मिल का एक बात लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग क्या थे, जाति पाति में रहते थे ना, अंधविश्वास में डूबे हुए रहते थे। इसलिए मिल का यह सुझाव है कि भारत के सारे भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा होना चाहिए और उसके बाद जो है ना भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, ऐसा मिल का मानना था। देखिए, इतिहास की इन धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास काल में बांटकर देखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को, देखिए यहाँ पर कहा गया कि भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांट कर देखा जाता है, 3 कालखंडों में। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो कालखंडों में बांटकर देते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, देखिए आधुनिक काल को क्या कहा जाता है, पश्चिम में आधुनिक काल को कहा जाता है विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतें के विकास का युग माना जाता है आधुनिक काल को। वर्तमान में आधुनिक काल को क्या माना जाता है, विज्ञान का युग। किसका युग, विज्ञान का युग, टेक्नोलॉजी का युग, तर्क का युग, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, याद रखिएगा। जिस समय अंग्रेज भारत पर अपना शासन कर रहा था उस काल को कहा जाता है औपनिवेशिक काल। क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक काल कहा जाता है। औपनिवेशिक काल को याद रखिएगा, वो अंग्रेजों के भारत में शासन करने का जो काल था ना, उसी युग को क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बात ये हो रही है कि औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशिक क्या है या उपनिवेशवाद क्या है, औपनिवेशिक क्या है या फिर उपनिवेशवाद क्या है, इसकी बात यहां पर हो रही है। चलिए, तो अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। सबसे पहले अंग्रेज भारत आए और यहाँ के लोगों को आपस में उलझाया और उसके बाद खुद भारत की बागडोर संभाल ली और शासन स्थापित किया। जब देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर अपना शासन स्थापित करता है और शासन चलाता है ना, तो इसी को कहा जाता है औपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी गरीब देश पर अपना शासन स्थापित करता हो या किसी कमजोर देश पर अपना शासन स्थापित करता हो तो उसी को कहा जाता है औपनिवेशवाद। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा कि उन्होंने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, देखिए पहले राजा होता था और नवाब होते थे, राजा और नवाबों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया ना, यहाँ के अर्थव्यवस्था और यहाँ के समाज पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। जितना भी अंग्रेजों का खर्च था ना, वो सब कहाँ से आता था, राजस्व से प्राप्त होता था। और राजस्व किससे वसूला जाता था, तो जमींदार से वसूला जाता था। ठीक है, बहुत मतलब हर एक लोगों से लिया जाता था टैक्स। ठीक है, हर एक चीजों का यहाँ पर टैक्स लिया जाता था। चलिए, राजस्व लिया और राजस्व से ही क्या हुआ कि उन्होंने अपना काम चलाया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और
पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और यहाँ पर शासन करने लगे, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे भारत में भी आने लगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबाने से, देखिए जब एक देश से कहा दूसरे देश के दबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अगला बात ये आता है, ठीक है, अगली बात ये आती है कि इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास लिखने के लिए जो ना इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन क्या करता है, अभिलेख तैयार करता है। अभिलेख वही 3 प्रकार के पहले भी बता चुके हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, ये 3 प्रकार के हैं। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है इतिहास लिखने का। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना क्या होगा, जरूरी। जितने भी अहम दस्तावेज थे वो सारे दस्तावेज को अंग्रेजों ने अपने पास सुरक्षित रखा था और ऐसा माना था कि सुरक्षित रखना क्या है, बहुत जरूरी है। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो अहम दस्तावेज हैं उसको सुरक्षित रखना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे संस्थान भी बनाए गए। मतलब क्या है कि पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया, अभिलेखागार बनाया गया, जहाँ अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है और संग्रहालय जहाँ पुरानी चीजों को क्या होता है, सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे संस्थान भी बनाए गए। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना क्या होगा, जरूरी होगा। मतलब कहीं अगर हम जा रहे हैं, किसी भी देश में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस देश की कुछ अहम बातें को जानना जरूरी होगा। ऐसा ही अंग्रेजों का मानना था कि देश में शासन चलाने के लिए सबसे पहले देश के बारे में जानना क्या होगा, जरूरी होगा। जब हम लोग देश के बारे में जानेंगे तब भी ये शासन स्थापित कर सकते हैं, और न था तो नहीं कर सकते हैं। जब जानेंगे ना तो ही स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बात होगी सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। किसका महत्व, सर्वेक्षण, सर्वे। ठीक है, देखिए 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता,
वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुएं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों के पता लगाया जाता था। यहाँ देखिए फसलों के पता लगाया जाता था। तो यहाँ देख लीजिए सर्वेक्षण का क्या बढ़ता क्या महत्व है। मतलब 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए थे। 19वीं सदी तक पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए क्या किए गए, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां की मिलने वाले पेड़ पौधे, वहां जो पेड़ पौधे मिलते थे वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फैसलों के भी पता लगाया जाता था। फैसलों का भी, ठीक है, फैसलों का भी पता लगाया जाता था, ठीक है, सर्वेक्षण के द्वारा। चलिए क्या लिखा हुआ, यूनियन है किधर, ये चलिए अच्छा, सम्राट क्लासेज लिखाने के लिए सम्राट सर का दया दृष्टि होना चाहिए ना, तब सम्राट क्लासेज लिखाएगा। चलिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए। अभी कितना जुड़े हुए हैं, मोबाइल में देखना पड़ेगा, जुड़ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग जुड़ रहे हैं और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए। जब तक जुड़िएगा नहीं ना तब तक क्या होगा। कितने लोग जुड़े हुए हैं, बस बताइए, इतना कम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, जो गुड इवनिंग लिख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, जो गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए जल्दी जल्दी। और लाइव सेशन में ही मज़ा आता है ना, रिकॉर्डेड क्लास तो फिर बोरिंग की तरह लगता है, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोग, अभी 25-27 लोग जुड़ गए हैं, हम सभी लोगों को देख रहे हैं। चलिए आइए जनगणना की बात करते हैं। तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावे वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। मतलब जनगणना में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी ना। जनगणना में क्या होती थी, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी, जिसमें भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या पर चर्चा होती थी ना, कि कहाँ कहाँ कितने लोग रहते हैं, हर एक राज्यों हर एक क्षेत्रों की जनसंख्या के बारे में, उनकी जाति क्या, उनकी जाति के बारे में, कहाँ रहते हैं उस इलाके के बारे में, कौन सी व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय के बारे में, और जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। ये सारी जानकारियां जो है ना जनगणना के माध्यम से ही इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावे वनस्पति सर्वेक्षण भी होता था। कितने वनस्पति, कौन कौन से मतलब कोटि के वनस्पति हैं, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी होता था, पुरातात्विक सर्वेक्षण भी, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भी और वन सर्वेक्षण भी, कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते थे इसमें, ठीक है। चलिए आगे है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड, तो जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, मतलब जैसे पहले तो छपाई वाला तकनीक था नहीं, धीरे धीरे नए नए तकनीक आए ना। तो जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, क्या होने लगे, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। देखिए पहले छपने उपने का कोई सिस्टम नहीं था ना, तब फिर
जनता में किस चीज़ पे बहस होती, ठीक है। कोई साधन नहीं था ना, कहीं दूसरे जगहों का खबर हम यहाँ कैसे देख सकते थे। लेकिन जब अखबार छपने लगी और विभिन्न मुद्दों पर क्या होने लगे, जनता में बहस होने लगे, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या किया, अपने अखबार में लिखना शुरू किया ना। तो इस तरह से धीरे 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 रिकॉर्ड बनते चले गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है ना, ये पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर जो है वो हो गया कंप्लीट। तो दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं, कहीं आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है। अब पहला वीडियो सेव कर लीजिए, ठीक है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वो सेव कर लीजिए, फिर स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं, लाइव नहीं, लाइव रहने दीजिए।